हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। हम लोग पढ़ रहे थे आरसीसी में डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन के बारे में, जिसमें हम लोग थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करके लास्ट क्लास में हम लोग उसके एनालिसिस के न्यूमेरिकल्स किए थे, जिससे हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना सीखे थे। अब आज वाले क्लास में हम लोग करेंगे डिज़ाइन के क्वेश्चंस, जिसमें पता रहेगा कि हम लोगों को जब डिज़ाइन करना है तो डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें हम लोग निकालते हैं। पहला मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग निकालते हैं कि लोड गिवन रहता है तो उसके हिसाब से हम लोगों को बेंडिंग मोमेंट गिवन रहता है। जब बेंडिंग मोमेंट गिवन रहता है तो हम लोग चेक करते हैं कि बीम सिंगली रेनफोर्स्ड है या डबली रेनफोर्स्ड है। अगर डबली रेनफोर्स्ड है तो फिर हम लोग अब इस डबली रेनफोर्स्ड के कॉन्सेप्ट से उसको सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग उसका स्टील निकालेंगे। वो स्टील जो होगा वो मोमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग ही निकलता है। हम लोग फॉर्मूला में देखिए कि एसटी का जो फॉर्मूला होता है वो मोमेंट पे डिपेंड करता है, तो हम लोग वो चीज़ इसमें सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में या तो आपको बीम के साइजेस गिवन होंगे या बीम के साइजेस नहीं गिवन होंगे, या फिर आपको बीम का डेप्थ नहीं गिवन होगा। कहेगा कि आपको डिजाइन करने के लिए तो आपको डेप्थ भी फाइंड आउट करना है और आपको स्टील भी फाइंड आउट करना है। बेसिकली एक बीम सेक्शन में डबली रेनफोर्स्ड में आपको स्टील ही फाइंड आउट करने का आपको ज़्यादातर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि आपको डबली रेनफोर्स्ड में क्या होता है कि डबली रेनफोर्स्ड आप तब बनाते हैं ना जब आपको एक बीम का साइज जो है वो लिमिट कर दिया जाता है। अगर आपको ये साइज लिमिट नहीं किया जाएगा तो आप तो उसका साइज और इंक्रीज कर करके उसको सिंगली रेनफोर्स्ड बना देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में आपका 300 mm का आपका विड्थ है और 600 mm का इफेक्टिव डेप्थ है। इफेक्टिव डेप्थ मतलब यहाँ रेनफोर्समेंट जो है इसके सेंटर तक का जो आपका डेप्थ है ये आपको 600 mm है। तो अब ये 300 और 600 क्वेश्चन में दे दिया गया, मतलब क्या हुआ कि आपने फिक्स कर दिया कि अभी साइज तो यही रहेगा बीम का, चाहे ये सिंगली रेनफोर्स्ड बने या डबली रेनफोर्स्ड बने। तो जब साइज आप फिक्स कर दिए हैं तब आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये सिंगली बनेगा या डबली। तो अगर ये डबली बनेगा तो डबली की तरह सॉल्व होगा, और क्योंकि आज के क्लास में ये सिंगली नहीं बनेगा क्योंकि वरना ये सिंगली रेनफोर्स्ड के क्लास में हो जाता, तो ये इसलिए हम लोगों को तो पता है कि ये डबली बनेगा। लेकिन न्यूमेरिकल में जब आप एग्जाम में देखेंगे तो वहां आपको क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा कि डबली रेनफोर्स्ड डिजाइन करना है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये सिंगली है या डबली है। सिंगली है तो यूनिट 3 के हिसाब से सॉल्व होगा, डबली है तो यूनिट 4 के हिसाब से सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये जो हम लोग लिमिट कर देते हैं तो तभी जा करके हम लोगों का ये डबली बनता है। अगर हम इसको लिमिट नहीं करें और हमको अगर ये 300/600 में डबली रेनफोर्स हो रहा होगा तो हम क्या करेंगे, 600 के बदले यहाँ अगर 700 प्रोवाइड कर देंगे, हो सकता है उसके बाद वो सिंगली रेनफोर्स हो जाए। तो अगर हम लोगों को साइज नहीं देगा तो फिर तो डबली रेनफोर्स में डिजाइन का कभी क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोग हमेशा जब भी हम लोगों का डबली होने लगेगा हम लोग बीम का साइज इंक्रीज कर देंगे। चाहे वो रूम का हाइट 3 मीटर हो, उसमें हम लोग बीम का साइज अगर 2 मीटर भी रिक्वायर्ड होगा तो हम लोग पुट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो इसलिए हम लोगों को क्वेश्चन में जब भी डबली रेनफोर्स का करेंगे तो बीम का साइज गिवन रहेगा। तो जब बीम का साइज हम लोगों को गिवन रहेगा तो उसके बाद हम लोगों को क्या निकालना पड़ता है, ये AST और ऊपर में जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं अभी ASC। यही दो चीज ही हमारे पास निकालने का रह गया है, क्योंकि अभी हम लोग शेयर की बात कर नहीं रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ डबली रेनफोर्समेंट फ्लेक्सर के लिए पढ़ रहे हैं। तो मतलब बेंडिंग आएगा, बेंडिंग मोमेंट आएगा, उसके लिए कितना रेनफोर्समेंट चाहिए। अभी हम लोग शेयर की बात नहीं कर रहे हैं, आपके सिलेबस में टॉर्जन की बात नहीं होगी, उसके बाद डेवलपमेंट लेंथ अभी बात नहीं होगी, वो आगे की यूनिट्स में बात होगी। तो इसलिए अभी आपको सिर्फ बेंडिंग के हिसाब से स्टील निकालना ही आपका डिजाइन का प्रॉब्लम है। जब आप इन सारे को कंबाइन कर देंगे, शेयर को, टॉर्जन को, बेंडिंग को, डेवलपमेंट लेंथ, बॉन्ड लेंथ, इन सारे को जब आप कंबाइन कर देंगे तब आपका वो एक कंप्लीट बीम का डिजाइन होगा। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी डबली रेनफोर्स के न्यूमेरिकल में हम लोगों को ध्यान में रखना है कि पर्पस जब भी डिजाइन का लिखा हुआ है तो हम लोगों का पर्पस स्टील निकालने का ही होना चाहिए, या अगर कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन और भी अगर है तो वो क्वेश्चन के हिसाब से ढूंढना पड़ेगा। तो अब हम लोग पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं इसमें क्या क्या कंडीशंस गिवन है और हम लोगों को क्या निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है बीम 300/600 mm इफेक्टिव इज सब्जेक्टेड टू अ फैक्टर्ड मोमेंट ऑफ 320 kN एट अ पार्टिकुलर सेक्शन। फाइंड द एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर बीम, assume d dash is equal to 30 mm, concrete grade M15 and steel Fe 415। कह रहा है बेंडिंग मोमेंट आ रहा है आपको 320 kN का फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट। तो ये किसी एक सेक्शन पे आ रहा है, उस सेक्शन पे इस मोमेंट के लिए आपको एक बीम डिजाइन करना है। तो इस मोमेंट आपको बता दिया कि इतना लोड आने वाला है, इतना मोमेंट आने वाला है, इसके हिसाब से आपको ये बीम का साइज है। अब आपको ये इस मोमेंट के हिसाब से इस बीम के साइज पे कितना रेनफोर्समेंट निकालना है, यही आपका एक डिजाइन में क्वेश्चन बनता है। अभी आप इस क्वेश्चन को देखकर ये समझ सकते हैं कि सिर्फ आपको स्टील का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो मोमेंट गिवन है, सिंगली या डबली चेक करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली जो हम लोगों का डबली का अगर कॉन्सेप्ट है तो डबली के हिसाब से हम लोग ये स्टील निकालने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो किसी भी आंसर में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन कंडीशन। तो क्या क्या गिवन है, आपको बी गिवन है 300 mm इफेक्टिव डेप्थ। अब ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में लिखा है 600 mm इफेक्टिव, अगर ये ओवरऑल लिखा रहता तो ये कैपिटल डी हो जाता। अभी आपको ये इफेक्टिव लिखा है तो ये डी आपको 600 mm होगा। डायग्राम क्योंकि नहीं गिवन है तो ये आपको खुद से रीड करके समझना है। ठीक है,
फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट दिया है, मतलब ये MU दिया हुआ है, तो इस वाले मोमेंट में आपको 1.5 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन में फैक्टर्ड लिखा हुआ है। जब फैक्टर्ड लिखा हुआ है तो मतलब ये 1.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही आया है, ठीक है। अब आपको कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, D डैश गिवन है, ये 30 mm, मतलब टॉप का कवर 30 mm का है, ग्रेड M15 है और FE 415 है, ठीक है। ये वाला गैप जो है ये आपका 30 mm का है। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको बीम में प्रोवाइड कर दिया है। बॉटम का ये कवर नहीं प्रोवाइड किया है, क्योंकि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में इफेक्टिव डेप्थ दे दिया है। तो जब इफेक्टिव डेप्थ दे दिया तो बॉटम के कवर का आप करेंगे क्या, क्योंकि आपको डिजाइन में ये तो आप ऐसे भी एज्यूम करते थे, ये कैलकुलेट होकर तो निकलता नहीं है, तो ये नहीं भी अगर दिया है तो हम लोग इसकी कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको ये निकालने कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि नॉमिनल कवर 30 से 50 के बीच में कुछ भी लेते हैं, उसमें हम लोग हाफ ऑफ द बार ऐड कर देंगे, वो हो जाएगा आपका बॉटम का इफेक्टिव कवर। तो इसलिए हम लोगों का बॉटम ऑफ इफेक्टिव कवर सिर्फ तब काम आएगा जब यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ दिया रहेगा 600, तो आपको ये कवर एज्यूम करके ये माइनस करना होगा, तब आपका स्मॉल डी निकल के आएगा, ठीक है। अब हम लोगों को सारा गिवन कंडीशन हो गया, हम लोगों को अब ये नहीं पता है बस कि ये सिंगली है या डबली है। तो सिंगली या डबली कैसे पता चलता है, अगर जो आपका गिवन मोमेंट है वो आपका अगर लिमिटिंग मोमेंट से कम हो जाता है तो फिर आपका सिंगली रहता है, और अगर आपका जो मोमेंट है ये एक्सीड कर जाता है MU लिमिट से, तो वो जो रिमेनिंग मोमेंट हम लोगों का एक्सीड करता है, जैसे अगर आपका मोमेंट 320 है और आपका MU लिमिट अगर 300 का है, तो इसका मतलब है कि वो 20 किलोमीटर का मोमेंट एक्सीड कर रहा है, उसके लिए हम लोग कंप्रेशन में रेनफोर्समेंट दे देते हैं और इसको हम लोग डबली बना देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों का MU गिवन है, हम लोगों के पास 320 किलोमीटर, हम लोगों का MU लिमिट नहीं पता है, तो MU लिमिट हम लोगों का, क्योंकि हम लोगों के पास एक शॉर्ट में फॉर्मूला है जो हम लोग अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील के लिए निकाले थे, तो अभी हम लोगों के पास Fe 415 है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 0.138 FC के BD²। यही हम लोग शॉर्ट आउट करके निकाले थे कि सारा अगर एक्चुअल लिमिट बाई डी का वैल्यू पुट कर देंगे उस फॉर्मूला में, तो आपको ये निकल करके आ जाएगा, ये यहाँ लिख देंगे फॉर Fe 415, ठीक है। अब इसमें आपको सारा वैल्यूज पता है, 0.138 FC के 15, B 300 और D आपका 600 का स्क्वायर, तो ये आपका MU लिमिट आ जाएगा 223.56 किलो न्यूटन मीटर। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा इसको सॉल्व करके कि ये आपको 223.56 किलो न्यूटन मीटर हो रहा है। अब आपका MU लिमिट आपका लेस आ गया MU से, मतलब MU लिमिट आपका लेस आ गया जब MU से, तो ये इसका मतलब है कि डब्ल्यू रेनफोर्स हो गया, इसलिए हम लोग यहाँ लिख देंगे देयरफॉर दिस इज ए डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन। ये लिखना बहुत जरूरी रहेगा क्योंकि इन सारे चीजों का मार्क्स रहेगा, ठीक है। तो दिस इज अ डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन। अब जब डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन क्लियर हो गया तो इसका मतलब है कि MU लिमिट कितना है 223.56 किलो न्यूटन मीटर। इससे बियॉन्ड आपका MU आ रहा था जो कि था 320 किलो न्यूटन मीटर। तो मतलब 223.56 तक के लिए जो मोमेंट के लिए जो आप रेनफोर्समेंट देते थे वो आपका सिंगली रेनफोर्स होता था, क्योंकि सिंगली रेनफोर्स MU लिमिट तक आकर के ही स्टॉप हो जाता था। तो 223.56 तक तो ये सिंगली रेनफोर्स था, मतलब हम जो AST प्रोवाइड करेंगे ये तो हम लोग प्रोवाइड करेंगे सिंगली रेनफोर्स के लिए। हम लोग अब जो ये हम लोगों का एक्स्ट्रा मोमेंट आ रहा है 223.56 के अलावा जो ये आपका 320, मतलब ये जो 320 माइनस, इसको हम लोग इस तरह से लिखे MU2 लिख दें, तो MU2 इज इक्वल टू MU माइनस MU लिमिट होगा, जो ये एक्स्ट्रा मोमेंट आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 320 माइनस 223.56, तो ये हो जाएगा आपको 96.44 किलो न्यूटन मीटर। अब ये MU2 के लिए ही हम लोग अपना ये ASC प्रोवाइड करते हैं, ये इसी MU2 पे डिपेंड करता है, क्योंकि MU लिमिट क्या होता है सिंगली रेनफोर्स, सिंगली रेनफोर्स के लिए यहाँ स्टील दे दिए। अब जो ये आपको एक्स्ट्रा मोमेंट आ रहा है इसके लिए हम लोग कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट देते हैं और हम लोग इसके लिए टेंशन में भी रेनफोर्समेंट देते हैं। हम लोग ये पढ़े थे कि ये एक सेक्शन है इसमें सिंगली रेनफोर्स्ड है, प्लस इसमें हम लोग एक डॉटेड सेक्शन देख लेते थे, इसमें हम लोग टॉप में और बॉटम में स्टील प्रोवाइड करते थे, दोनों को कंबाइन करते थे तो हम लोगों का डब्ल्यू रेनफोर्स बन जाता था। तो इसमें जो हम लोग ये जो बॉटम और टॉप में जो हम लोग स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं ये हम लोग इस तरह से प्रोवाइड करते थे कि ये दोनों जो है ये ऑलमोस्ट इक्वल आता था। अभी हम लोग को क्रॉस चेक भी कर लेंगे कि ये हम लोगों का AST1 होता था, ये हम लोगों का AST2 होता था और ये हम लोगों का ASC होता था। जब पूरा को कंबाइन करते थे तो ये AST निकलता था, ये ASC निकलता था, तो ASC इक्वल टू ये ASC हो जाएगा। तो ASC तो अभी हम लोग डायरेक्टली निकाल लेंगे,
टोटल एएसटी निकालने के लिए कि बॉटम में डब्ल्यू रेनफोर्स में कितना रेनफोर्समेंट होगा, तो सिंगली वाले का जो अभी हम लोग एमयू लिमिट से लेकर के निकालेंगे वो, प्लस हम लोग जो एएसटी 2 निकालेंगे, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तब हम लोगों का फाइनल एएसटी निकलेगा। यही हम लोगों का पूरा स्टेप होगा। अब हम लोगों का मोमेंट निकल गया, एमयू लिमिट हम लोगों को पता चल गया और एमयू 2 हम लोगों का एक्स्ट्रा निकल गया। अब अगर हम लोग एएससी निकालना चाहते हैं तो एएससी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये एमयू 2 वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपको mu2 इज इक्वल टू FSC माइनस FCC इंटू ASC, और इसका जो आपका लीवर आर्म होता था D माइनस D डैश, यही आपका इस एक्स्ट्रा मोमेंट के लिए फॉर्मूला होता था। अब हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोगों का सेक्शन जो है वो MU लिमिट से बियॉन्ड हो गया है। इसका मतलब है कि हम लोग अब अपना XU लिमिट जो है हम लोग उसको ही पुट करके हम लोग का जो इसका फॉर्मूला क्या होता था आपका, एप्सिलॉन SC इज इक्वल टू XU लिमिट माइनस D डैश बाई XU लिमिट इंटू 0.0035 लेकर के, इससे हम लोग अपना पहले एप्सिलॉन SC निकालते थे, फिर इस एप्सिलॉन SC के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग अपना FSC निकालते थे। तो हम लोग इसमें एक्चुअल लिमिट कब यूज करते थे, जब हम लोगों को एक्चुअल XU नहीं पता होता था। तो इस केस में तो हम लोग को डायरेक्टली ही पता चल गया है कि ये MU लिमिट से तो बियॉन्ड की बात हो रही है, सिंगली रेनफोर्स तो ये हो ही नहीं रहा है। तो जब MU लिमिट से बियॉन्ड की बात हो रही है तो हम लोग इस केस में क्या कर सकते हैं, जो हम लोगों के पास एक टेबल था जिसमें आपका D डैश बाई D उसके कॉरस्पॉन्डिंग और FY के कॉरस्पॉन्डिंग आपको 250, 415 और 500, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको अलग अलग D डैश बाई D के लिए आपको ये FSC का वैल्यू दिया रहता था। तो ये जो टेबल हम लोग डिस्कस किए थे, जो हम लोग बोले थे कि इसको हम लोग तब यूज करेंगे जब आपका XU इज इक्वल टू XU लिमिट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में तो आपका XU इज इक्वल टू XU लिमिट हो रहा है, क्योंकि आप MU लिमिट के बाद की बात कर रहे हैं। तो जब XU आपका XU लिमिट हो गया तो आप डायरेक्टली इस टेबल से FSC ऑब्टेन कर लीजिए। इसका मतलब है कि क्वेश्चन में आपके एग्जाम में ये वाला टेबल आपको गिवन होना चाहिए। ये इसका एक छोटा सा यहाँ पे टेबल बना देगा और आपको 2-4 वैल्यूज के लिए, अगर क्वेश्चन में FE 415 है तो सिर्फ 415 के लिए आपको 0.1, 0.15, 0.2 इन सारे के लिए आपको अलग अलग वैल्यूज दे देगा। और उसके हिसाब से आपको D डैश बाई D अभी निकाल लेना है, जो कि हम लोगों का D डैश बाई D कितना हो जाएगा, D डैश हम लोगों का 30 और D है हम लोगों का 600, तो ये हो जाएगा 1/20। तो D डैश बाई D 1/20 हो गया, तो ये शायद अप्रॉक्स हो जाएगा 0.05, ठीक है। तो D डैश बाई D 0.05 निकल गया और FE आपको पता है कि 415 है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली टेबल में जाएंगे और टेबल में जाके देख लेंगे कि FSC D डैश बाई D 0.05 के लिए आपका FE 415 के लिए FSC का वैल्यू कितना आता है। तो टेबल में देखेंगे तो FSC का वैल्यू आ रहा है 355 न्यूटन पर mm²। इसको हम लोग यहाँ ब्रैकेट देकर के चेक कर लेंगे कि 0.87 FY कितना होता है। तो 0.87 इंटू 415 ये आपका होता है 361.05। तो इसका मतलब है FSC इज लेस देन 0.87 FY। तो ये कंडीशन तो हम लोगों का सेटिस्फाई हो गया, देयरफॉर ओके। ये हम लोगों को पता था कि ये कभी भी आपका 0.87 FY के इक्वल मतलब नहीं होगा जब तक आपका FE 250 नहीं होगा। तो जब FE 415 में ये कंफर्म हो गया कि ये 361.05 से कम होना चाहिए था, ये 355 आया है, तो ये कंडीशन हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, MU2 इज इक्वल टू FSC माइनस FCC इंटू ASC इंटू D माइनस D डैश, इस फॉर्मूला में हम लोग का पुट कर देंगे। MU2 हम लोग का निकला था 96.44, तो 96.44 किलोमीटर मीटर में था, तो किलोमीटर को न्यूटन में करेंगे तो 10⁻³ और मीटर को mm में करेंगे तो 10⁻³, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 10⁻6 हो जाएगा। इंटू FSC हम लोगों को पता है कि 355, FCC 0.446 इंटू FC के 15 हो जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये एक वैल्यू हो गया। इंटू ASC रखेंगे और मल्टीप्लाइड बाई 600 माइनस D डैश जो है वो आपका 30। अब इस सारे को एक तरफ ले जाएंगे तो ASC इज इक्वल टू 96.44 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 355 माइनस 0.446 इंटू 15 मल्टीप्लाइड बाई 570, डायरेक्टली यहाँ लिख देते हैं D माइनस D डैश को सॉल्व करके, ठीक है। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ASC हम लोगों का आ जाएगा 485.44 mm²। एक बार ये वाला वैल्यू भी आपको चेक कर लेना है, मिस्टेक हो सकता है कैलकुलेशन में, ठीक है। तो ये ASC आपको मिल गया। तो अब आपका टॉप रेनफोर्समेंट जो है, ये ASC जो आया यहाँ, वो आपका फाइनल टॉप रेनफोर्समेंट भी यही हो गया। इसका मतलब है कि आपका 485.44 सेंटीमीटर स्क्वायर mm² का आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे।
अब आपको ये नहीं पता है कि आपका ये 300 का विथ है, तो 300 के विथ में अगर आपने फॉर एग्जांपल 3 बार देने का सोचा या फिर आपने 2 बार देने का सोचा, तो अगर आप 2 बार ही मान लीजिए एज्यूम करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको एक बार का एरिया पता होगा, तभी तो आप 2 से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि ये इससे ज्यादा प्रोवाइड हो रहा है या नहीं। ये जो एसी आता है ये क्या होता है, मिनिमम स्टील इन कॉम्प्रेशन जोन। तो मिनिमम स्टील का मतलब है कि जो भी आप स्टील देंगे उसका एरिया 485.44 से एक ज्यादा होना चाहिए, तभी वो उसको रेजिस्ट कर पाएगा इस मोमेंट को, वरना वो फेल हो जाएगा। तो आप अभी डिसाइड कीजिएगा कि आप यहाँ पे कौन सा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ एज्यूम करते हैं कि 20 mm का रेनफोर्समेंट देंगे, तो 20 mm के लिए हमको उसका पहले एरिया निकालना पड़ेगा, π/4 × 20 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 314 mm स्क्वायर। तो जब ये 314 का अगर हम 16 mm का प्रोवाइड करेंगे तो π/4 × 16 स्क्वायर, तो ये हो जाता है 201 mm स्क्वायर। तो अगर हम 2 बार देंगे 16 का तो ये 402 ही पहुंचेगा। तो अगर हम 3 बार दे देंगे 16 का तो वो हो सकता है आपको, लेकिन अगर आप 3 बार देंगे 16 का तो ये क्या हो जाएगा 3 × 201, तो ये हो जाएगा 603। अब यहाँ पे आपके पास 314 है 20 का एरिया, तो अगर आप 2 बार देंगे 20 का तो ये हो जाएगा 314 × 2, तो 628। मतलब दोनों ही टाइप से आप कोई भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कीजिए, 2 बार दीजिए आप 20 mm का या 3 बार दीजिए आप 16 mm का, ये दोनों ही आप यहाँ पे टॉप पोर्शन में आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे इंडिपेंडेंस है, आप में से कुछ 16 mm भी ले सकते हैं, कुछ 20 mm भी ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर प्रोवाइड 316 ये 5 को हम लोग 5 या हैश दोनों लिख लेते हैं, तो 316 5 बार्स एट टॉप, ठीक है। या फिर आप में से कुछ लिख सकते हैं 225 बार्स एट टॉप, ठीक है। ये दोनों आप डिजाइन करने का मतलब ये है कि कोई इंजीनियर्स को 316 प्रोवाइड कर सकता है, कोई 220 प्रोवाइड कर सकता है। अगर आपके साइट पे 16 का बार अवेलेबल है तो आप उसका 3 बार देंगे। अगर आपको सिर्फ 20 अवेलेबल नहीं है और आपको 20 परचेज करके लाना पड़ेगा तो आप फिर 20 का बार प्रोवाइड ही नहीं करिए और आप 2 20 के सब्स्टिट्यूट में आप 316 प्रोवाइड कर दीजिए। अगर आपके साइट पे 16 का रेनफोर्समेंट खत्म हो चुका है और आपको तुरंत प्रोवाइड करना है तो आप इसके बदले आप सब्स्टिट्यूट ले लीजिए। जिसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा, जो 485 को क्रॉस कर दे। अगर 25 का बार आपके पास तो आप 25 का, क्योंकि एक बार प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, आपको 2 बार देना होगा ताकि आपका ये जो स्टीरअप लगेगा इस तरह से ये एक केजिंग बन जाएगा। तो मिनिमम 2 बार तो आपको प्रोवाइड करना ही है। तो 25 का भी इनकेस अगर इमरजेंसी में अवेलेबल है और आपको सिर्फ एक ही बीम में प्रोवाइड करना है तो कॉस्ट में बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा नहीं। तो उस केस में आप यहाँ पे 2 25 का बार भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर यही आपको बहुत बड़े बीम में लगना है या बहुत ज्यादा बीमों में लगना है, ये एक जनरल डिजाइन है और इसी का रेनफोर्समेंट 20 बीम्स में फॉलो होगा, 20 बीम्स में, तो फिर आप ये 25 प्रोवाइड नहीं करेंगे, फिर ये बहुत कॉस्टली हो जाएगा। फिर आपको क्या होगा, रेनफोर्समेंट साइट पे ऑर्डर करके मंगवाना होगा, 20 या 16 जो भी आप डिसाइड करेंगे। तो आपको मिनिमम कॉस्ट में ये बीम को डिजाइन करना है। तो ये हो गया हम लोगों का कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट तक का कैलकुलेशन। अब हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि जो हम लोग कॉम्प्रेशन देते हैं वो इस तरह से रेनफोर्समेंट देते हैं कि ये जो हम लोगों का इसमें जो हम लोग न्यूट्रल एक्सिस निकाले हैं वो डिस्टर्ब नहीं हो। तो वो क्या होगा, ASC = AST2 हम लोग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये दोनों सिमिलर रहेगा तभी ये न्यूट्रल एक्सिस डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इसका मतलब है ASC = AST2 हम लोग रखना चाहते हैं, बट ये हम लोग इस तरह से नहीं निकालेंगे कि डायरेक्टली ASC ये इतना आया है तो AST2 भी इतना ही होगा। ये हम लोगों को चेक करके निकालना पड़ेगा। तो हम लोग चेक किस तरह से करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेशन साइड को टेंशन साइड से इक्वल कर देते हैं। C = T जैसे किया जाता था, तो अब Cu2 = Tu2 हो जाएगा। मतलब हम लोग अब सिर्फ इस वाले सेक्शन की बात करेंगे। तो इस वाले सेक्शन की जब बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, FSC - FCC × ASC = 0.87 FY AST2। ये अगर आपको ध्यान होगा जब हम लोग पहले वाले क्लास में इंट्रोडक्शन में पढ़े थे ये डब्ल्यू एनफोर्स में कि ये AST2 है तो ये 0.87 FY AST होता था, तो ये AST2 हो जाएगा अगर सिर्फ इसकी बात करें। और जब इसकी बात करेंगे तो इसमें एरिया ASC है तो इसमें स्ट्रेस कितना आएगा, FSC स्टील का माइनस जो आप कंक्रीट का करेंगे FSCC। तो इसको जब आप इक्वेट करेंगे तो आपको AST2 इसमें अननोन है, तो AST2 कितना आ जाएगा, FSC - FCC × ASC डिवाइडेड बाई 0.87 FY। अब इसमें सारे टर्म्स आपको पता है, FSC पता है 355 है, माइनस FCC पता है आपको कि 0.446 × 15 है, मल्टीप्लाइड बाई, अब आपको ये भी पता है ASC कितना आया है। आप जब यहाँ पे 16 का बार प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये वाला काम आपका खत्म हो गया, लेकिन ASC न्यूमेरिकल में कितना आया 485। ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो नहीं देंगे, हम लोग वहाँ देंगे न्यूमेरिकल के हिसाब से कि हम लोगों को कितना ASC रिक्वायर्ड आ रहा है। तो रिक्वायर्ड आ रहा है 485, इसी के हिसाब से हम लोग यहाँ प्रोवाइड करेंगे तभी हम लोगों को AST2 भी रिक्वायर्ड आएगा।
प्रोवाइड तो हम लोग ज़्यादा ही करते हैं। तो अब आप अगर 316 के बदले आप अगर 225 प्रोवाइड कर देंगे और उसको यहाँ लिख देंगे तो वो आपको वैसे तो एक्यूरेट आएगा, बट अभी आपको न्यूमेरिकल पर्पज में वो नहीं करना है। न्यूमेरिकल पर्पज में जिसको आप सॉल्व करके निकाल रहे हैं एएससी, इसी एएससी को आप यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एएससी पुट करेंगे 485.44। ये हो गया हम लोगों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है 0.87, FY है आपका 415। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको EST2 निकल के आ जाएगा। तो ये आ रहा है 468.31 mm स्क्वायर। अब आपके पास AST2 आ गया, ये हो गया आपका AST2 468.31। ASC आपको निकल चुका है 485.44 और AST हम लोग स्टार्टिंग में AST1 जो है वो MU लिमिट से हम लोग निकाल ही सकते हैं, जो अभी तक हम लोग निकाले नहीं हैं। तो हम लोग ले लेते हैं 0.36 FCK B XU लिमिट वाला फॉर्मूला ले लेते हैं इंटू 0.87 FY AST लिमिट। जब हम लोग XU लिमिट लेंगे तो सारी चीज़ें हम लोगों की लिमिट में आएंगी, क्योंकि अब हम लोग क्यों ले रहे हैं XU लिमिट और AST लिमिट, क्योंकि मूवमेंट हम लोगों का MU लिमिट से एक्सीड कर रहा था। तो हम लोग ये निकाल रहे हैं कि MU लिमिट के लिए हम लोगों को ये AST1 प्रोवाइड होता है, MU लिमिट से एक्स्ट्रा जितना आता है उसके लिए AST2 और ASC प्रोवाइड होता है, और फाइनल जो होता है वो आपको MU के लिए प्रोवाइड होता है। तो हम लोगों को ये AST2 और ASC जो निकल गया है, हम लोगों को ये निकालना है कि MU लिमिट हम लोगों का कितना है, सॉरी MU लिमिट जो है उसके हिसाब से AST लिमिट कितना है, उसी को हम लोग AST1 का नाम दे रहे हैं। तो जब हम लोग अभी AST लिमिट निकालेंगे तो AST1 हो जाएगा। तो AST लिमिट निकालने के लिए हम लोगों का फॉर्मूला हो जाएगा 0.36 FCK B XU लिमिट डिवाइडेड बाई 0.87 FY। अब इसमें हम लोगों को नहीं पता है फिर से कि XU लिमिट हम लोगों का कितना है। तो जब XU लिमिट नहीं पता है तो XU लिमिट के लिए हम लोगों को फॉर्मूला पता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे हेयर XU लिमिट इज इक्वल टू K इंटू D। अब ये कितना होगा FE415 के लिए, तो ये हो जाएगा 0.48 इंटू D 600, तो दिस इज इक्वल टू 288 mm। ठीक है, अब XU लिमिट हम लोगों को मिल गया और सारी चीज़ें हम लोगों को पता ही है। तो AST लिमिट इज इक्वल टू 0.36, FCK है 15, B है 300, XU लिमिट है 288 डिवाइडेड बाई 0.87 और FY है 415। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो AST लिमिट जो कि इज इक्वल टू AST1 भी होगा, ये आ जाएगा आपका 292.23 mm स्क्वायर। तो ये AST1 आ गया आपका 1292.23 mm स्क्वायर। अब एक चीज ये नीचे यहाँ नोटिस कीजिएगा, तो जो आप ASC निकाले थे वो 485.73 के अप्रॉक्स था और ये आपको 468.31 के अप्रॉक्स है। मतलब दोनों जो है आपका AST2 और ASC ये आपका नियरली इक्वल है, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल AST2 और ASC। तो यही हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो है एकदम सेम इक्वल नहीं आएगा बट ऑलमोस्ट इक्वल आना चाहिए, ताकि न्यूट्रल एक्सिस जो है वो आपका डिस्टर्ब नहीं हो। ठीक है, तो ये आपका 485 और 468 जो है ये आपका, क्योंकि न्यूमेरिकल को अगर हम लोग और थोड़ा एक्यूरेट करेंगे तो ये आपको 475 और वो भी 475 आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से आपका AST2 और ASC निकल गया और आपको मिल गया AST1। अब अगर आपको कहा जाए कि फाइनल AST जो बॉटम में हम प्रोवाइड करेंगे बीम के वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा AST1 प्लस AST2। तो AST1 कितना है 1292.23 प्लस AST2 है आपका 468.31। इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो AST निकल जाएगा। तो ये आ रहा है 1760.54 mm स्क्वायर। यही यहाँ पे हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है ये न्यूमेरिकल। हम लोगों को क्या निकालना था, B और D पता था, हम लोगों को ASC निकालना था ताकि टॉप का रेनफोर्समेंट पता चल जाए, फिर हम लोगों को AST निकालना था ताकि बॉटम का रेनफोर्समेंट पता चल जाए। आप जैसे यहाँ निकाले थे ASC निकालने के बाद कि आप 216 का बार प्रोवाइड करेंगे, वैसे ही आप AST में भी कर सकते हैं। आपको 1760.54 mm स्क्वायर आपको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड हो रहा है। अब 300 का बीम है तो जिसमें आप 4 बार से ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप 4 बार एडजस्ट करना चाहेंगे तो आपको ये डिवाइडेड बाई 4 जो होगा ये आपका एक बार का एरिया होना चाहिए। तो ये आपको अप्रॉक्स 450 के अप्रॉक्स आएगा। तो जब 450 के अप्रॉक्स आएगा एक बार का, तो आपको 25 का जो बार होता है उसका 491 एरिया होता है। एक जब आप इसको π/4 इंटू 25 स्क्वायर करेंगे तो ये 491 या 492 के अप्रॉक्स कुछ वैल्यू आता है। तो आप इसका मतलब है कि अगर आप 4 बार प्रोवाइड कर देंगे कि प्रोवाइड 425 बार्स, तो इसका मतलब है कि ये जब 4 इंटू 491 करेंगे तो ये आपको
1800 एंड समथिंग आ जाएगा, जो कि इस AST से ज्यादा होगा। तो आपको यहाँ पे लिख देना है कि देयरफॉर AST प्रोवाइडेड इज इक्वल टू, जो आपका 4 इंटू आपका ये 491 होगा, तो वो वाला वैल्यू आपको यहाँ लिख देना है। ये आपका एक्स्ट्रा होगा, ये अगर आप लिख देंगे तो इससे इंश्योर होगा कि कंप्लीटली आपको समझ में आ चुका है और कहीं से मार्क्स डिडक्ट करने का चांस नहीं रहेगा। ये आपको बहुत कोई हार्ड एंड फास्ट मेथड नहीं है, आपको सिर्फ एक एरिया निकालना है एक सर्कल का, वो एरिया से आपको पता चल जाएगा कि एक का एरिया इतना है, तो कितना बार लगाएंगे जो ये एरिया क्रॉस कर जाएगा। और हमेशा ये जो रिइंफोर्समेंट आप निकालते हैं AST ASC, ये आपका मिनिमम होता है, इससे कम आप प्रोवाइड कर ही नहीं सकते, तो इससे आपको ज्यादा ही प्रोवाइड करना है, तो वो आप निकाल लीजिए। तो आपको जैसे टॉप में निकला था आपका 316 का बार, बॉटम में आ जाएगा आपका 425 का बार। तो आपको पता चल गया कि 300/600 के बीम में बॉटम में 25 का 4 बार देंगे, टॉप में 16 का 3 बार देंगे, बीम का फ्लेक्सर कंडीशन में आपका ये लोड को बियर कर लेगा। ठीक है, तो यही है आपका डब्ल्यू रिइंफोर्स्ड सेक्शन का डिजाइन का न्यूमेरिकल। एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं जो इसी के कॉन्सेप्ट तो सिमिलर ही रहेगा, बट देखते हैं कि उसमें हम लोगों को क्या चीज क्वेश्चन में गिवन रहेगा और किस तरह से उसको निकालना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा है कि डिजाइन ए डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है ही नहीं कि आपको सिंगली रिइंफोर्स्ड होगा या डबली रिइंफोर्स्ड होगा। तो अब आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया कि आपको डबली रिइंफोर्स्ड करना है। क्वेश्चन कह रहा है डिजाइन ए डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन फॉर अ रेक्टेंगुलर बीम एट मिड स्पैन हैविंग एन इफेक्टिव स्पैन ऑफ 4 मीटर। इसमें आपको स्पैन दे दिया है 4 मीटर। कह रहा है द सुपर इम्पोज्ड लोड इज 50 किलोन्यूटन पर मीटर, मतलब जो ऊपर से आपके सारे सुपर इम्पोज्ड लोड आ रहे हैं वो आपको 50 किलोन्यूटन पर मीटर में है। तो जब आपको सुपर इम्पोज्ड लोड है, इसका मतलब है कि ये आपको अभी बीम का सेल्फ वेट काउंट नहीं कर रहा है, ये अभी आपको इम्पोज्ड लोड की बात कर रहा है, जो हम लोगों का लाइव लोड होता है। तो वो आपका यूडीएल है 50 किलोन्यूटन पर मीटर का। टोटल स्पैन है आपका 4 मीटर का। तो मतलब आपका अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहेंगे तो ये कुछ इस तरह का आपका स्पैन है, जिसका इफेक्टिव लेंथ जो है स्पैन का वो 4 मीटर है, और आपको इसके ऊपर यूडीएल है, जो ये यूडीएल है ये आपका 50 किलो न्यूटन पर मीटर का है। और अभी आपको इसमें सेल्फ वेट ऑफ द बीम नहीं कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, और कह रहा है कि साइज ऑफ बीम इज लिमिटेड टू 250 mm बाई 400 mm ओवरऑल। ये ओवरऑल भी आपको अंडरलाइन करने लायक चीज है। ओवरऑल का मतलब है कि अभी आपको इफेक्टिव कवर एज्यूम करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, यूज M20 एंड Fe415। सॉल्व कैसे करना है ये तो हम लोगों का पता है, डिजाइन का क्वेश्चन है, हम लोगों को बीम का साइज दे दिया है, हम लोगों को AST निकालना है। उस AST निकालने के लिए हम लोग जितना कैलकुलेशन अभी किए थे हम लोग सारे चीजों को वापस करेंगे। बस इसमें चेंज क्या होगा कि आपको मोमेंट नहीं दिया, जो हम लोगों को MU पिछले बार 320 का दिया हुआ था वो इसमें नहीं किया ना, लेकिन आपको लोड बता दिया। तो लोड बता दिया तो हम लोग उससे मोमेंट निकाल लेंगे। तो क्योंकि ये हम लोग इसको सिंपली सपोर्टेड ये भी कंसिडर करके चलते हैं, तो हम लोगों को ये तो हो गया आपका सुपर इम्पोज लोड, इसको हम यहाँ यही लिखते हैं। गिवन कंडीशन पहले लिख देते हैं। गिवन में आपका B इज इक्वल टू 250 mm, कैपिटल D इज इक्वल टू 400 mm। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि एज्यूम D डैश इज इक्वल टू DC, मतलब हम लोगों को अब एक बीम बनाना है तो हम लोग उसका टॉप का भी कवर और बॉटम का भी कवर सेम ही एज्यूम करेंगे, क्योंकि हम लोगों के हाथ में एजम्पशन। हम लोग कवर कितना लेंगे, तो कवर हम लोगों को पता है कि 30 से 50 के बीच में कोई भी आपका नॉमिनल कवर होता है, उसमें हम लोग हाफ ऑफ द डाया ऐड कर देंगे। तो एक हम लोग ये कर सकते हैं, तो हम लोग इसमें जनरली ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि 30 mm का कवर दे देंगे और 20 mm का बार देंगे, तो 20 mm का हाफ 10 हो जाएगा, 30 + 10 40 हो जाएगा, या 40 का कवर देंगे 10 का बार जोड़ लीजिएगा तो 50 हो जाएगा। या तो ये भी कर सकते हैं, या नहीं तो एक जनरल रूल ये भी है कि आप 0.1 इंटू इफेक्टिव डेप्थ, ये वाला भी आप कवर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जैसे अभी आपका इफेक्टिव डेप्थ 400 का है, तो ये हो जाएगा आपको 0.1 इंटू 400, तो भी ये आपको 40 mm ही निकलेगा। तो दोनों ही मेथड से आप कर सकते हैं, या तो आप 0.1D याद रख लीजिए, ये नहीं याद रह रहा है तो आप इन जनरल भी आप जैसे 40 mm का क्लियर कवर ले लीजिए और हाफ ऑफ द डाया बार ले लीजिएगा, तो 20 का 10 हो जाएगा, तो आप 50 mm भी अगर आप एज्यूम कर लेंगे तो भी वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एक एजम्पशन है कि 0.1 टाइम्स आप ले सकते हैं कवर को। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए D डैश इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 40 mm ही हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो हम लोगों का स्मॉल d कितना आ जाएगा, 400 - 40 इज इक्वल टू 360 mm। अब हम लोगों को ये डेप्थ मिल गया टॉप से, ये D। ठीक है, B हम लोगों को पता है कि ये आपका 250 है। अब और क्वेश्चन में गिवन है कि M20 है और Fe415 है। इफेक्टिव स्पैन मतलब L इफेक्टिव जो है ये आपको दे दिया है 4 मीटर। अगर L क्लियर दिया होता कि क्लियर स्पैन 4 मीटर है, तो आपको यहाँ पे सपोर्ट का कुछ कंडीशन बताया होता कि 300 mm का वॉल है, फिर आप 300 mm वॉल लगाए तो हाफ इधर दोनों को ऐड करते तो इफेक्टिव स्पैन बनता। तो
तो इफेक्टिव स्पैन अभी हम लोग डिस्कस नहीं किए बीम का, इसलिए अभी आपके क्वेश्चन में वैसे भी इफेक्टिव स्पैन ही आ रहा है, दिया हुआ वैल्यू आ रहा है, तो आप अभी इफेक्टिव स्पैन डायरेक्टली लेके कैलकुलेट करेंगे। आगे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि इफेक्टिव स्पैन कैसे निकालते हैं, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर क्वेश्चन में आपके नहीं दे तो फिर आप उसको किस तरह से इफेक्टिव स्पैन निकालेंगे। ठीक है, वो जब हम लोग आगे आईएस कोड का डिस्कस करेंगे तो उसमें इफेक्टिव स्पैन का डिस्कशन रहेगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन में आपको इफेक्टिव 4 मीटर दे दिया है। अब आपको कह रहा है कि यूडीएल जो है, जिसको आप लाइव लोड दिया हुआ है क्वेश्चन में सुपर इम्पोज, ये आपका 50 किलो न्यूटन पर मीटर में है। आपको ये नहीं पता है कि डेड लोड ऑफ द बीम क्या है। तो डेड लोड ऑफ द बीम मतलब आपको क्रॉस सेक्शन तो पता है कि 0.25 इंटू मतलब 250 mm बाई 400 mm बीम का साइज है। अगर आप इसको कंक्रीट के यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो कि आपको आरसीसी के लिए यूनिट वेट जो होता है, यूनिट वेट ऑफ आरसीसी, ये हम लोग एक क्लास में डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में कि 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, और पीसीसी के लिए 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। तो हम लोग अभी आरसीसी की बात करें तो हम लोग 25 लेंगे। तो हम लोग अगर इसको डायरेक्टली 0.25 इंटू 0.4 इंटू 25 कर दें सबको यूनिट्स को मीटर में रख करके, तो इससे हम लोगों को मिल जाएगा हम लोगों का डेड लोड, ये आ जाएगा शायद अप्रॉक्स 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर। एक बार ये वैल्यू चेक कर लेना है। ठीक है, तो डेड लोड आपका 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर का आ गया यूडीएल, मतलब इस स्पैन पे आपका पर मीटर पे 50 का लाइव लोड है और 2.5 का आपका डेड लोड है। तो जब आप टोटल लोड की बात करेंगे कि टोटल लोड टीएल हम लोग इसको लिख रहे हैं, आपको कंप्लीट लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 52.5, 50 प्लस 2.5, तो ये आपका आ जाएगा 52.5 किलो न्यूटन पर मीटर का आपका टोटल लोड। अब आपको स्पैन पता है 4 मीटर है, वो भी इफेक्टिव, तो आपका बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपका एम जो है ये आपका क्या होगा, W इंटू एल इफेक्टिव स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। तो या तो आप ये m निकाल लीजिए, फिर 1.5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो MU बन जाएगा, या नहीं तो टोटल लोड है इसको 1.5 से कर लीजिए तो वो WU बन जाएगा। तो दोनों प्रोसेस हम लोगों के पास। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करते हैं, पहले मोमेंट निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा W है आपका 52.5 और ये आपका इंटू एल इफेक्टिव है 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। तो ये क्योंकि आपका किलोमीटर पर मीटर में है और ये मीटर स्क्वायर में है, तो हम लोग दोनों मीटर में ही है, तो हम लोगों का मोमेंट आ जाएगा किलोमीटर मीटर में। तो ये आ जाएगा 105 किलो न्यूटन मीटर। अब ये आया आपका टोटल मोमेंट। अब इसको हम लोग अगर फैक्टर्ड मोमेंट निकालेंगे तो हम लोगों को 1.5 टाइम्स ऑफ मोमेंट करना होगा। तो 1.5 टाइम्स ऑफ 105, ये हो जाएगा 157.5 किलो न्यूटन मीटर। अब यहाँ से आपको ये मिल गया MU जो है 157.5, ये जो हम लोगों को लास्ट वाले क्वेश्चन में 320 क्वेश्चन में गिवन था, यही आपको इस वाले क्वेश्चन में नहीं पता था। तो आप क्या किए कि ये वाला MU को इस लोड के हिसाब से आप सॉल्व करके 157.5 निकालिए। अब इसके आगे से आपका प्रोसेस जो होगा वो पिछले वाले न्यूमेरिकल के जैसा ही चलेगा। अब आपको MU पता चल गया है, आपको MU लिमिट निकालना है, आपको देखना है कि ये सेक्शन आपको सिंगली रेनफोर्स होता है या डबली रेनफोर्स होता है। अब आपको क्योंकि क्वेश्चन में डबली रेनफोर्स गिवन है, तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हम लोगों को अब चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तो भी अगर आप AST1 निकालना चाहेंगे तो भी उसमें आपको MU लिमिट का जरूरत पड़ेगा। तो MU लिमिट मतलब एक्चुअल लिमिट का जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग अपना सारा स्टेप जो होगा वो हम लोग वैसे ही रखेंगे जैसे लास्ट वाले न्यूमेरिकल में रखे थे। ठीक है, तो Fe415 के लिए MU लिमिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिर से आपको 0.138 FCK BD स्क्वायर 0.138 इंटू FCK इस बार 20 है, B 250 है और D है आपका 400 माइनस 40 किए थे तो 360 स्क्वायर है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मोमेंट आ जाएगा 89.424 किलो न्यूटन मीटर। अब ये MU लिमिट है और MU आपका टोटल आ रहा है 157.5, तो पता है यहाँ से वैसे भी चली गया कि MU लिमिट आपका लेस हो गया MU से, इसका मतलब है कि डबली रेनफोर्स हो गया। तो यहाँ पे लिखा भी था डबली रेनफोर्स, तो ये आपका वैसे ही क्रॉस चेक हो गया। अब आपका जब MU लिमिट मिल गया है तो आप अगर MU2 निकालना चाहेंगे तो ये कितना निकलेगा, MU माइनस MU लिमिट, तो ये हो जाएगा MU आपका 157.5 माइनस MU लिमिट आ जाएगा आपको 89.424, तो ये MU2 आपका आ जाएगा 69.076 किलो न्यूटन मीटर। अब इस MU2 के लिए हम लोग फिर से ASC निकालेंगे। तो ASC निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, FSC माइनस FCC इंटू ASC इंटू D माइनस D डैश जो हम लोग अभी किए थे, और इसको हम लोग MU2 से इक्वेट कर देंगे। फिर से हम लोगों को FSC नहीं पता है,
फिर से हम लोगों को पता है कि MU लिमिट से बियॉन्ड जा रहा है आपका MU। इसका मतलब है कि हम लोग जब MU लिमिट की बात कर रहे हैं तो हम लोग XU लिमिट की बात कर रहे हैं। जब XU लिमिट की बात कर रहे हैं तो हम लोग जो हम लोगों का d' वाला टेबल था उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, और इसमें d' का जो है वो हम लोग अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे गिवन रहता है आपको 0.05, 0.1, 0.15 और 0.2, ठीक है। और यहाँ पे FE 250 की तो बात अभी हो नहीं रही, अभी सिर्फ 415 की बात हो रही है। तो आपके एग्जाम में ये FE 415 के लिए आपको एक छोटा सा टेबल आपको प्रोवाइडेड होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, FSC निकालेंगे। इसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, d' का वैल्यू। तो हम लोग यहाँ निकालेंगे d', d' हम लोग 40 कंसिडर किए थे और d आपका 360 है, तो ये आपको आ जाएगा 0.11, ये आपको d' का वैल्यू आ जाएगा। तो 0.11 क्योंकि अब इसमें नहीं है, 0.1 के बाद 0.15 है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो ये वैल्यू और ये वैल्यू प्रोवाइडेड रहेगा इसके लिए हम लोग करेंगे इंटरपोलेशन, ठीक है। तो हम लोग अब देख लेते हैं कि टेबल में हम लोगों को ये दो वैल्यू कौन कौन सा प्रोवाइडेड है, 0.1 के लिए कितना है और 0.15 के लिए कितना है। तो 0.1 के लिए है आपको FSC का जो वैल्यू है वो 352 है, और 0.15 के लिए जो वैल्यू है वो 342 है। तो अब आपको इसके बीच में आपको इंटरपोलेशन करके 0.11 के लिए d' के लिए ये दोनों जो वैल्यू है ये आपका FE 415 के लिए आपके टेबल में गिवन है, आप उसमें से क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको 0.11 के लिए निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आपको FSC निकालना है, तो आप इंटरपोलेशन करेंगे। तो इंटरपोलेशन के लिए हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, आपको कॉन्सेप्ट पहले ही बता चुके हैं कि इंटरपोलेशन कैसे होगा। तो 352 माइनस 342 डिवाइडेड बाई 0.15 माइनस 0.1 और मल्टीप्लाइड बाई जो हम लोगों का वैल्यू है 0.15, सॉरी जो हाइयर वैल्यू हम लोगों का 0.11 माइनस 0.1। तो ये इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो FSC हम लोगों का आ जाएगा 349.8 न्यूटन पर mm²। फिर से हम लोग इसको क्रॉस चेक कर लेंगे, 0.87 FY, तो 0.87 इंटू 415, इसका हम लोग अभी निकाले थे, कुछ 361 के अप्रॉक्स वैल्यू आया था 0.05, तो ये आपको 349.8 है। इसका मतलब है कि आपका FSC जो है वो लेस देन आपका 0.87 FY है, देयरफॉर ओके। मतलब अब हम लोग इस वैल्यू को ले सकते हैं। एक्सीड कर जाता तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि ग्रेटर देन 0.875 तो हो ही नहीं सकता है। जब टेंशन में ही 0.87 FY हो रहा है तो उससे ग्रेटर तो हो ही नहीं सकता है। तो लेस देन या इक्वल टू हो सकता था, तो इक्वल टू नहीं है क्योंकि FE 250 नहीं है, तो FE 250 नहीं है, तो ये आपका सिर्फ क्रॉस चेक करने का स्टेप है। FSC आपको अब मिल गया है, तो अब आप इस फॉर्मूला में अगर पुट करेंगे तो MU2 का वैल्यू कितना आया था, ये आया था 69.076। तो 69.076 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू FSC है आपको 352 माइनस FCC है आपको 0.446 इंटू FCK 20 और मल्टीप्लाइड बाई ASC और मल्टीप्लाइड बाई D माइनस D', तो 360 माइनस D' है आपका 40। इस पूरे को सॉल्व कीजिएगा तो ASC आ जाएगा आपका 624.23 mm²। अब ASC आपको मिल गया, W4 सेक्शन का आपको एक पार्ट आपको सॉल्व हो गया। अब आपको निकालना है, ये तो कॉम्प्रेशन जोन का हो गया। अब टेंशन जोन में आपको दो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड हो रहा है, AST1 और AST2। AST1 निकालेंगे हम लोग लिमिटिंग मोमेंट के लिए, और AST2 निकालेंगे हम लोग जो हम लोगों का ये एक्स्ट्रा मोमेंट हम लोगों का आ रहा था। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, CU2 को कंपेयर कर देंगे TU2 से, जो हम लोगों का इमेजिनरी सेक्शन होता था। तो ये हो जाएगा आपको CU2 में आपको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड हो रहा है, जिसका हम लोगों का एक ये डॉटेड वाला सेक्शन होता था। तो इसमें हमारा ये जो टॉप का रेनफोर्समेंट है और इसमें हम लोगों का बॉटम का रेनफोर्समेंट है। तो CU2 हो जाता था आपका FSC माइनस FCC इंटू ASC और इज इक्वल टू ये हो जाता था 0.87 FY AST2। अब AST2 ही निकालना है, तो AST2 इज इक्वल टू FSC माइनस FCC इंटू ASC डिवाइडेड बाई 0.87 FY, ठीक है। तो इसमें हम लोग सारे वैल्यूज पुट कर देंगे। तो FSC का वैल्यू है हम लोगों का 349.8 माइनस 0.446 इंटू 20, ये सारा वैल्यूज आपको एक ब्रैकेट के अंदर में है, मल्टीप्लाइड बाई ASC हम लोग अभी निकाले हैं 624.23 डिवाइडेड बाई 0.87 FY है आपका 415। इस टोटल को सॉल्व कीजिए तो आपका AST2 का वैल्यू आपको मिल जाएगा, ये आ जाएगा 589.22 mm²। अब आपको
AST2 भी मिल गया। अब AST2 589.22 है और AST आपका 624 के अप्रॉक्स कुछ था, 624.23। तो इस बार भी आपको 32 mm स्क्वायर का गैप है, तो हम लोग इसको नियरली इक्वल मानते हुए ये सेटिस्फाई हो रहा है प्रॉब्लम कि आपका AST2 जो है वो AST के ऑलमोस्ट इक्वली चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों का ये AST2 भी सॉल्व हो गया। अब हम लोगों को निकालना है AST1। तो AST1 हम लोग जैसे लास्ट टाइम निकाले थे, हम लोग कंप्रेशन को टेंशन से कंपेयर कर देंगे, C=T, मगर इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, लिमिट के लिए कर रहे हैं 0.36 FC के B XU लिमिट, क्योंकि लिमिट के लिए करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा AST लिमिट, और AST लिमिट को ही हम लोग कहते हैं AST1। ठीक है, तो AST लिमिट कितना हो जाएगा, AST लिमिट = AST1 लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपको 0.36 FC के B XU डिवाइडेड बाई 0.87 FY। इसको सॉल्व करेंगे, 0.36 FC के 20 B 250 इंटू एक्स। अच्छा, इस बार आपको चाहिए XU लिमिट। अभी हम लोगों को XU लिमिट ही नहीं पता था, 0.87 FY था आपका 415। तो अब जब हम लोगों को इसके पहले एक्चुअली एक स्टेप ये लिखना था कि इसमें हम लोग XU लिमिट कहाँ से आएगा, तो XU लिमिट = 0.48 इंटू D FE 415 के लिए, तो 0.48 इंटू 360, तो ये हो जाएगा आपका 172.8 mm। अब इसको हम लोग इसके बाद ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ लिखते, तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे 172.8। तो इसको जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे हम लोगों का AST1 आ जाएगा 861.48 mm स्क्वायर। अब हम लोगों के पास AST1 आ गया है, AST2 हम लोग अभी यहाँ निकाले थे, ये 589.22 आ गया है। तो अगर हम लोगों को कहा जाए कि अब AST बताइए कितना है, तो AST हो जाएगा आपका AST1 प्लस AST2। तो AST1 है आपका 861.48, AST2 है आपका 589.22, तो ये = 1450.7 mm स्क्वायर। ये आ गया आपका फाइनल AST। आपको क्या निकालना था, डिजाइन करना था। डिजाइन करने का मतलब आपको B और D पता था, आपको ASC निकाल लिए थे आप 622 और 624, और आप AST में से AST1 भी निकाल लिए और AST2 भी निकाल लिए, दोनों को ऐड कर दिए, फाइनल AST आ गया। WN4 सेक्शन का डिजाइन कंप्लीट हो गया। तो WN4 सेक्शन के न्यूमेरिकल में जो है आपको जब आप एनालिसिस वाला न्यूमेरिकल करेंगे तो सिर्फ मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, और जब आप डिजाइन वाला न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको एक तरह से इस तरह से समझना है कि आपको सिर्फ स्टील निकालना है, बाकी सारी चीजें जो उसको निकालने के लिए निकालने पड़ेंगी वो हम लोग न्यूमेरिकल्स में निकालेंगे। तो यही दो टाइप का आपको WN4 सेक्शन में न्यूमेरिकल्स रहेगा, एक आपको एनालिसिस वाला पार्ट का जिसमें मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना होगा, एक आपको डिजाइन वाला पार्ट का जिसमें आपको डिजाइन करना होगा। इसके आगे आपका WN4 सेक्शन में मेरे अकॉर्डिंगली और कुछ नहीं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा। तो इसके साथ ही आपका यूनिट 4 भी जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है, एनालिसिस ऑफ WN4 सेक्शन। उसमें हम लोग एनालिसिस पढ़ लिए एक क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स कर लिए एनालिसिस का, और एक में हम लोग डिजाइन का न्यूमेरिकल्स कर लिए। अब नेक्स्ट वाला जो हम लोगों का यूनिट आएगा वो होगा हमारा शेयर पे। तो हम लोग समझेंगे कि शेयर क्या होता है नेक्स्ट वाले क्लास में, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग बीम में किस तरह से शेयर को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए क्या रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है, उसको हम लोग जब कंबाइन करते हैं फ्लेक्सर के साथ तब वो आपका एक कंप्लीट बीम डिजाइन होता है जो हम लोग बीटेक में पढ़ते हैं। अभी डिप्लोमा लेवल पे आपको फ्लेक्सर के लिए अलग से रेनफोर्समेंट निकाल रहे हैं, शेयर के लिए अलग से रेनफोर्समेंट निकाल रहे हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन अभी आपको नहीं बताया जा रहा है क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये आपका फाइनल ये जो रेनफोर्समेंट आ रहा है, आप सिर्फ यही वाला रेनफोर्समेंट अपने बीम में प्रोवाइड नहीं कर देंगे, क्योंकि अगर आप ये बीम में प्रोवाइड करके आप अगर अपना कंस्ट्रक्शन कर देंगे तो अभी आपको ये सिर्फ बेंडिंग मोमेंट को कंसिडर किया, अभी आपको शेयर फोर्स भी आएगा। बेंडिंग मतलब क्या होता है, शेयर फोर्स आता है तभी बेंडिंग मोमेंट बनता है। तो जब आपका शेयर आएगा तो उस शेयर के लिए हम लोग यहाँ पे स्टीरअप्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये वाला जो स्टीरअप्स अभी आप निकाले नहीं है, तो जब निकाले नहीं है तो इसका मतलब है कि आप डायरेक्टली इसको यूज करते हुए अपना कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। ये हम आपको बार बार याद दिला रहे हैं कि आपको समझना पड़ेगा कि ये आपका अभी सिर्फ बेंडिंग के लिए है। सिर्फ बेंडिंग का मतलब नहीं होता है कभी, जब बेंडिंग होता है तो मतलब शेयर होता है, तो शेयर होता है तो हम लोग नेक्स्ट वाले यूनिट में पढ़ेंगे। तो उसके बाद आप चाहें तो आप शेयर को और बेंडिंग को दोनों को कंबाइन करके बेंडिंग के हिसाब से ये रेनफोर्समेंट आप निकाल सकते हैं और शेयर के हिसाब से आप वो स्टीरअप्स निकाल सकते हैं। दोनों को कंबाइन करके अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो एक पॉइंट हो सकता है कि आप ये वाला रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं।
बट एक्चुअल कैलकुलेशन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अभी आप इसको सिंपली सपोर्टेड कंसिडर किए हैं। सिंपली सपोर्टेड का मतलब आप WL² से आप अपना मोमेंट निकाल रहे थे, बट जब आप अगर अपने बिल्डिंग में देखेंगे तो आपके जो बीम्स होते हैं जो आपको कॉलम से निकल रहे हैं, जो कॉलम टू कॉलम जा रहे हैं, वो आपको क्या होता है, फिक्स सपोर्ट होता है। एक कॉलम है जो आपको टॉप से बॉटम तक चल रहा है और इसके बीच में आपका इस तरह से बीम प्रोवाइडेड है, तो ये आपको बेंडिंग मोमेंट जो बनेगा वो आपको यहाँ पे इस तरह से नहीं बनेगा, वो आपको बनेगा इस तरह से, आपको कुछ ऐसा वाला बेंडिंग मोमेंट जो आपको फिक्स्ड बीम का होता है। तो जब फिक्स्ड बीम का बेंडिंग होता है इसका मतलब है कि ये WL²/8 नहीं आके ये WL²/24 हो जाता है और ये WL²/12 हो जाता है। ये सब आगे का चीज है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके बॉटम में इतना रिइंफोर्समेंट आएगा, टॉप में इतना रिइंफोर्समेंट आएगा। ये केस हर बार नहीं होगा, ये सिर्फ तभी होगा जब एक बीम आपका, ये वाला एक बीम जा रहा है, ये वाला एक बीम जा रहा है, इसके बीच से आपका ये वाला एक बीम इस तरह से आता है, तो ये सिर्फ इस वाले बीम के लिए लागू होता है। ये आपका कॉलम टू कॉलम अगर आपका इस तरह से बीम जा रहा है तो इसका एनालिसिस हम लोग इस तरह से नहीं करते हैं। तो आपके सिलेबस में अभी सिर्फ इतना ही समझने के लिए है। इसके बाद जब आप बीटेक में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका फिक्स्ड बीम के लिए फिर आपका किस तरह से एनालिसिस होता है, और फिर उस एनालिसिस के बाद हम लोग किस तरह से उसको डिजाइन करते हैं, जिसमें आपका जो आप टॉस में पढ़ते हैं आपका मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और आगे आता है फिर कानीज मेथड, वो सारी चीज़ों का हम लोग यूज़ करते हैं। फिर हम लोग इसके रिजिडिटी को भी कंसिडर करते हैं कि स्ट्रक्चर वहाँ पे कॉलम है तो कॉलम आपको फिक्स्ड होगा तो उसकी वजह से मूवमेंट में कुछ चेंजेस आएगा, तो वो सारी चीज़ों को हम लोग कंसिडर करके तब हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो डिज़ाइन एक बहुत आगे का स्टेप होता है। अभी ये आपको स्टडी जो होगा यही आपको बेसिस है, यही आपको काम आएगा आगे में, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना शेयर का टॉपिक, जो कि हम लोगों का यूनिट 5 होगा। तो आई होप आपको आज की क्लास में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।